Hi guys, we are discussing about the electric dipole. We have already discussed the general information about the electric dipole in the previous video. Now we derive the expression for electric field due to dipole on its equatorial line. Let's see this. इक्वेटोरियल लाइन पर यहाँ क्वेश्चन पूछने के कई सारे सिंपल क्वेश्चन बनता है. ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन. अब ये जो इक्वेटोरियल लाइन है इसके और भी कई सारे नाम हैं, जैसे 10A पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, 10A पोजीशन. ये हमारा डाइपोल है. इसका सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, इधर ये माइनस क्यू चार्ज है. हम प्लस माइनस चार्ज किधर भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. और इक्वेटोरियल लाइन का जब आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इक्वेटोरियल लाइन की डेफिनेशन लिखिए. इक्वेटोरियल लाइन इज दैट लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड बाइसेक्ट द एक्सिस. यानी इक्वेटोरियल लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस. नाउ वी स्टार्ट द डेरिवेशन. लेट अस कंसीडर टू चार्ज ऑफ द डाइपोल placed at point A and B and separated by a distance 2A. Now we want to calculate electric field intensity at a point on equatorial line which is r distance away from center of dipole. Say this is the point P. Now to calculate electric field at point P, first we calculate electric field due to one charge and second we calculate electric field due to second charge. And the electric field is the vector quantity. So now we calculate the resultant electric field due to both charge. So first electric field intensity due to plus q charge at point P. We know that if there is a point charge Q and we want to calculate electric field intensity at point P, which is r distance away from this, then this is the given by E is equal to K Q upon R square. So similarly, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, E इज इक्वल टू, इसको हम E प्लस कह देते हैं, K Q अपॉन ये जो डिस्टेंस है AP स्क्वायर. और ये AP स्क्वायर जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, सपोज ये R डिस्टेंस है और ये O पॉइंट इस डाइपोल के एक्सिस का मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, A होगी. और ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा एंगल लें तो ये एक हाइपोटेनस बन जाएगी और ये जो डिस्टेंस होगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इसका रूट. और हमारा एक्सप्रेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन AP स्क्वायर, यानी के क्यू ए पी कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्यू नोट चार्ज है, वो एक टेस्ट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल है और इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है. यानी ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, लेकिन कौन फोर्स लगाएगा, क्यू नोट नहीं लगा पाएगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल है, प्लस क्यू लगाएगा. और ये प्लस क्यू किस डायरेक्शन में लगाएगा, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ वी नो दैट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू चार्ज इज अलोंग टू द लाइन जॉइनिंग देम. तो ये जो यहाँ पर क्यू नोट पर जो फोर्स लगेगा इस एरो की डायरेक्शन में लगेगा, इस एरो की डायरेक्शन में लगेगा. यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यानी ये E प्लस की डायरेक्शन इधर होगी. यानी ये A से P की तरफ, तो हम यूं लिख सकते हैं अलोंग AP, है ना, ये अवे मतलब अलोंग AP अवे फ्रॉम A. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to minus q charge at point P. अब इस माइनस क्यू चार्ज के कारण
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है तो उसके कारण ई इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इसको हम माइनस ई कह देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, के क्यू। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है इससे वो कितनी है, ए बी पी है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, बी पी है, तो बी पी स्क्वायर। और यहाँ से सिमेट्री से हम देख सकते हैं ये डिस्टेंस भी क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो इसका स्क्वायर रूट है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो सेम अब हम डायरेक्शन देखेंगे, इस पॉइंट पर हमें डायरेक्शन देखनी हो वहां पर हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे। तो यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज रखा, अब ये चार्ज नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये पी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो फोर्स नहीं लगा पाता, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में खींचेगा वही क्या होगी, यहाँ पर पी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अलोंग पी बी। ये इक्वेशन फर्स्ट माने, ये इक्वेशन सेकंड माने। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप गौर से देखिए तो आप देखेंगे कि E प्लस और E माइनस का मैग्नीट्यूड सेम है। तो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, magnitude of E plus is equal to magnitude of E minus। और इसको हम एक दूसरा मान लें, इसको हम दूसरा नाम दे दें, लेट्स से E, ताकि E हमने इसलिए कहा कहीं पर हमें ये पूरी वैल्यू नहीं लिखनी पड़े, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, E कह दिया। E का मतलब है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ we want to calculate net electric field intensity at point P due to the both charge plus Q and minus Q, दोनों कारण सेपरेटली कर लिए। तो अभी हम ये जो करेंगे वो कंपोनेंट मेथड यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मेथड से करेंगे। तो देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट पर एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे विच इज द पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस, जिससे हमें एंगल मिल जाए। ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है। यहाँ से देखते हैं ये एंगल इधर से थीटा है तो इधर भी थीटा होगा, सिमेट्री है। और ये यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये एंगल इधर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और यहाँ से देखेंगे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है तो ये एंगल कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो ये दोनों एंगल हमें पता चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट करते हैं। हमारे पास दो एक्सिस ले लेते हैं कंपोनेंट करने के लिए, रिजोल्यूशन करने के लिए। एक पैरेलल टू एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड सेकंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो सबसे पहले E प्लस के कंपोनेंट करते हैं। तो हमें पता है कि थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, कोस थीटा होता है। तो E प्लस के मान लेते हैं ये दो कंपोनेंट है, एक इसको पैरेलल टू एक्सिस और ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो यहाँ पर पैरेलल टू एक्सिस जो कंपोनेंट है उसमें क्या आ रहा है, ये इधर साइड में थीटा आ रहा है, यानी ये क्या आ जाएगा, E प्लस कोस थीटा। और ये ऊपर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, E प्लस साइन थीटा। अब सेकंड E माइनस के कंपोनेंट करते हैं। तो E माइनस के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये परपेंडिकुलर और दूसरा ये एक्सिस के अलग। तो इन कंपोनेंट को हम क्या लिखेंगे, E माइनस कोस थीटा और ये E माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे टू कैलकुलेट resultant electric
field at point P, we resolve electric field E plus and E minus as so on. On resolving, we see that here it is clear, here it is clear E minus sin theta and E plus sin theta are equal and opposite. देखिए E प्लस और E माइनस का मैग्नीट्यूड सेम है और थीटा सेम है तो साइन थीटा सेम होगा. So they cancel to each other. So they cancel to each other. अब यहाँ पर क्या हुआ, E प्लस और E माइनस ने तो क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया. ये साइन थीटा कंपोनेंट मतलब वर्टिकली कंपोनेंट कैंसिल हो गए, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट है E प्लस कोस थीटा और E माइनस साइन थीटा, ये दोनों कंपोनेंट क्या सेम डायरेक्शन में है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे. बट horizontal component or component along the axis or E plus cos theta and E minus cos theta are in same direction. So the resultant field at P is E net is equal to E plus cos theta plus E minus sin theta. अब हमने यहाँ पर सिंपल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन का यहाँ पर कोई रोल नहीं आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन हमें पता चल गई है किस तरफ है. तो E प्लस और E माइनस दोनों सेम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E नेट इज इक्वल टू E cos theta plus E cos theta and this is equal to 2E cos theta. ये हमारे पास E नेट आ गया, नेट इलेक्ट्रिक. अब यहाँ पर हमें E की वैल्यू पता है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. E की वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. और वापस हम उस ट्रायंगल में देखें डाइपोल के, तो हमारा कुछ इस टाइप से डायग्राम था. ऐसा डायग्राम था और ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट थे. एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो इस डायरेक्शन में आया. तो ये एंगल थीटा 90 कोई सा भी ले सकते हैं. ये साइड ए होगी, ये आर है, ये बी लिखा था हमने और ये पी पॉइंट था. तो यहाँ से यदि हम कोस थीटा फाइंड करें इस ट्रायंगल से, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस हमारे पास ए है, हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट. तो अब हम क्या करें, यहाँ पर इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
E और cos थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। E की वैल्यू है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा की वैल्यू है A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। स्क्वायर रूट को हम क्या लिख देते हैं, इसकी पावर 1/2 लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए सिंपल हो गया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 और इसकी पावर 1/2। तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया कि इस Q को हम क्या इस 2 को हम क्या करें, A के साथ लिख दें और ये पावर ऐड हो जाएगी। ये बन गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 ई नेट। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन देखेंगे, इससे पहले एक केस देखते हैं। इफ R इज ग्रेटर देन 2a, ये जो डिस्टेंस है ये इस डाइपोल की डिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज, तो ये जो a स्क्वायर है वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को हम क्या लिख पाएंगे, R स्क्वायर। Say this is the equation 3. So from the equation 3, E net is equal to, और ये जो टर्म आई है यहाँ पर Q मल्टीप्लाइड बाय 2a, इसको हम क्या कहते हैं, P इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो E net इज इक्वल टू K P अपॉन, और ये जो देखिए ब्रैकेट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 है, और ये क्या बचेगा, इसको हम लिखते हैं R स्क्वायर, क्योंकि ये क्या हो गया, 0 हो गया, पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, R क्यूब बचेगा। यानी हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर जो आएगा वो क्या आएगा, KP अपॉन R, क्या आएगा, KP अपॉन R। यानी इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट। ये हमारा कंक्लूजन है। अब बात है सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, जिसको हम ज्यादातर क्या करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर देखते हैं डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन क्लियर दिख रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, ये एक्सिस के पैरेलल कह सकते हैं, बट हमें जो आंसर लिखना है वो ऐसा आंसर लिखना है कि हमेशा यूनिवर्सल रहे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखेंगे। तो डायग्राम के अंदर देखते हैं कि हमारा इस साइड पॉजिटिव चार्ज रखा था, इस साइड नेगेटिव चार्ज रखा था। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ई नेट। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट है, यानी ई नेट इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है। दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल। क्या कहेंगे, ये हमारा ई नेट था, ई नेट, और ये यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा इस साइड, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो इस साइड। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट tan A पोजीशन, इसलिए लिख रहा हूं ताकि याद रहे, और ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, एंटी पैरेलल टू डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। डायग्राम बनाकर भी शो कर सकते हो। एक वेक्टर आपने ऐसे बना दिया और एक वेक्टर आपने ऐसे बना दिया, ठीक है। एक को P लिख दो और एक को E लिख दो। यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग ये E है, E नेट जो हमने कैलकुलेट किया, और ये P है। दोनों के बीच के जो एंगल होगा वो कितना हो गया,
एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री या पाई, ये एंगल। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सो इन वेक्टर फॉर्म तो ई नेट जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें डायरेक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ई नेट इज इक्वल टू के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। लेकिन यहां पर देखिए P और E जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस पी कर देंगे। ई नेट इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म है। और ज्यादा लिखना हो तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है, बट इसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर दोनों वेक्टर फॉर्म के अंदर आ गए। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है इसका ग्राफ, और कुछ स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। ग्राफ, तो यहाँ पर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो E और R के बीच में जो ग्राफ आएगा मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा है। ये E और R के बीच में ग्राफ आएगा। कई बार E और R क्यूब के बीच में पूछ ले, R क्यूब और E के लिए पूछ ले, तो ये भी ऐसा ही आएगा ग्राफ। जो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ होते हैं वो सब इसी शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा और ये लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां से हमने एक दो कंक्लूजन, तो यहां से हम कंक्लूजन देखते हैं। एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था डाइपोल के कारण, 2kp अपॉन आर क्यूब था, और इक्वेटोरियल कितना आया, kp अपॉन आर क्यूब आया। ये जो हमने पीछे एक्सप्रेशन में माइनस साइन लिखा था, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ई एंड पी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इन दोनों की का रेशो कितना आएगा, तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2/1 और 2:1। ये आपको कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और इसके बाद यदि इसको कंपेयर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ये पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये बहुत तेजी से डिक्रीज होगा। दोनों का ग्राफ क्या है, ग्राफ बनाए तो लगभग शेप हमें सेम दिखेगी, ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा, ये ज्यादा स्टीपर ग्राफ होगा, ये एकदम तेजी से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इस वीडियो में आपको नोट्स और डीपीपी दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बाद में उसमें सॉल्यूशन देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।